कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे महेश बर्णवाल ऑब्जेक्टिव बुक से फिजिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर तरंग गति और ध्वनि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है आवृत्ति का मात्रक है, तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ज। क्या होता है? हर्ज। ऑप्शन नंबर ए, हर्ज जो है आवृत्ति का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है यांत्रिक तरंगों मैकेनिकल वेव्स का संचरण माध्यम के किन गुणों के प्रभाव से होता है? तो इसके जड़त्व और प्रत्यास्था दोनों के प्रभाव से होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दो उत्तरोत्तर श्रृंगों यानी सक्सेसिव क्रीट्स अथवा दो उत्तरोत्तर गर्तों यानी एक ऊपर और एक नीचे, ये गर्तों के मध्य की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसके बीच की मध्य की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगला प्रश्न है यांत्रिक तरंगे मैकेनिकल वेव्स हैं, तो यांत्रिक तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो ये दोनों अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, ये दोनों तरंगे होती है यांत्रिक तरंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। देख लेते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे के संचारित होने से माध्यम के दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही है। अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के माध्यमों से उत्पन्न होती है, ये भी सही है। अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंगों और गर्तों के रूप में तथा अनुदैर्घ्य तरंगे संपीड़न और विरलनों में संचारित होती है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण है, तो अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण क्या है? प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है, भूकंप की ऐस तरंगे अनुप्रस्थ होती है, डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे भी अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, तो किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ध्वनि तरंगे कहाँ संचरण नहीं कर सकती है? तो ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगों को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगे होती है, तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगे को हम लोग अवशब्द तरंगे कहते हैं या अपशब्द तरंगे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तरंग है, तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए हम लोग एक्स किरण के प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, किसका? एक्स किरण का। अगला प्रश्न है टेलीविजन से दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो टेलीविजन से दूरस्थ नियंत्रण के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें उपयोग होता है अवरक्त किरण का। किसका? अवरक्त किरण का। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन पराश्रव तरंगों के लिए सत्य है? देख लेते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति अधिक और तरंगदैर्घ्य कम होता है, सही है। इन तरंगों का उपयोग सोनार प्रणाली में किया जाता है, ये भी सही है। बंदर, डॉल्फिन, मछली, चमगादड़ आदि इन तरंगों को सुन सकते हैं, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पराश्रव तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स को सर्वप्रथम किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो ये उत्पन्न किया था गोल्टन ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने? गोल्टन ने उत्पन्न किया था। अगला प्रश्न है दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग है, तो दूर संचार में उपयोग किए जाने वाला तरंग है माइक्रोवेव। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? माइक्रोवेव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त की जाने वाली तरंगे होती है, तो उसमें कौन सी तरंग उपयोग होता है? पाराश्रव तरंगे। ऑप्शन नंबर ए, पाराश्रव तरंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सीटी स्कैन करने में प्रयोग किया जाने वाला तरंग, तो सीटी स्कैन में कौन सा तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एक्स किरण का। ऑप्शन नंबर सी, एक्स किरण का। अगला प्रश्न है एफएम प्रसारण
एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास कितना होता है? तो इसका परास कितना होता है? तो ये होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मात्रक क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है वे तरंगे जो बिना किसी भौतिक माध्यम के निर्वात में संचरण कर सकती है वह होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है किसमें? ठोस में। इसमें धातु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, और निर्वात में तो होती ही नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि है। तो सबसे उपयुक्त ध्वनि कितना डेसिबल का होता है? तो ये होता है 45 डेसिबल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत ध्वनि परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो हम लोग जानते हैं आयन मंडल। कौन? आयन मंडल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरणों में किया जाता है? यानी रात में देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो अवरक्त तरंग। ऑप्शन नंबर सी। किसका? अवरक्त तरंग का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में गलत युग्म चुने। देख लेते हैं इसका गलत युग्म कौन सा है। गामा किरण का खोज पॉल विलार्ड ने किया, सही है। एक्स किरण का खोज रॉन्टन ने किया था, ये भी सही है। परावैगनिक किरण का रीटर ने किया था, ये भी सही है। और दृश्य किरण का हर्शल ने किया था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी। दृश्य किरण का खोज न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तब उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद में अंतर का कारण किया जा सकता है। कैसे? तो भेद अंतर किया जा सकता है केवल ध्वनि की गुणवत्ता से। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत कर रहे हैं तो क्या होगा? तो वे एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकें क्योंकि चंद्रमा पे वायुमंडल अनुपस्थित है। तो यानी वहाँ माध्यम नहीं है। तो हम लोग जानते हैं ध्वनि को एक दूसरे तक पहुँचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 20 डिग्री सेल्सियस पर तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? तो 20 डिग्री टेम्परेचर पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? तो लोहा में होगी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है ऑप्शन के अनुसार लोहा होगा। वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो ये लगभग 332 मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ 32 कर लेंगे, 332 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगों का मार्ग में स्थित किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः अपने पूर्व माध्यम में वापस होने की परिघटना क्या कहलाती है? तो ये घटना कहलाता है ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी। क्या कहलाता है? ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल तथा ध्वनि स्रोत के माध्यम न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। यानी इको के लिए तो कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है स्टेटोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह ध्वनि के किस सिद्धांत पर आधारित है? परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर ए, वह परावर्तन सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला प्रश्न है रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रडार की कार्यप्रणाली रेडियो तरंगों का परावर्तन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि प्रकाश या ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक के समीप आना प्रारंभ करता है और प्रेक्षक ठीक उसी चाल से दूर हटना प्रारंभ करता है तब यह क्या होता है?
तो यह तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इस उतार चढ़ाव को हम लोग डॉपलर प्रभाव कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग हैं, तो इसके अनुप्रयोग क्या है? वायुयान के वेग तथा स्थिति का अनुमान लगाने के लिए, ये सही है। पनडुब्बियों का वेग पता करने के लिए, ये भी सही है। आकाश गंगाओं की गति के अनुमान में, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों द्वारा किया जाता है? तो जाली दस्तावेजों का पता कौन सी किरण से किया जाता है? पराबैंगनी किरणों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, तो ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए। क्या है? डॉपलर प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न है जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम उसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं, किससे? तो उसका स्रोत का अनुमान हम लोग किससे लगाएंगे? ध्वनि की तीव्रता से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है? तो ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। किससे? उसके आयाम से संबंधित है। अगला प्रश्न है एएमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एएमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। किसका? चुंबकीय तरंग का। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक तरंग लंबाई होती है रेडियो तरंग की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या क्षीणता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ऐसा डॉपलर प्रभाव के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनि कहलाती है श्रव्य तरंगे। क्या कहलाती है? श्रव्य तरंगे। अगला प्रश्न है पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा की अपेक्षा अधिक होती है, तो ऊर्जा की अपेक्षा यानी ऊर्जा में ऊर्जा सबसे अधिक होती है अवरक्त किरण। अवरक्त किरणें ये वस्तु को गर्म कर देती है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो बिग बैंग थ्योरी यह डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है का प्रयोग करता है, तो यह किसका प्रयोग करके पता लगाता है? रेडियो तरंग का, ऑप्शन नंबर सी। किसका? रेडियो तरंग का। ये था दोस्तों साउंड और तरंग से महत्वपूर्ण 48 प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो आप लोग अच्छा से देखिए। अगर देखने के बाद वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।